देश विदेश में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ रही रामपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा उम्मीदवार आसिम राजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत हुई और जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की डबल जीत है। उत्तर प्रदेश से आलोक पांडे और सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा उपचुनाव जीतकर एक बड़ा संदेश दिया है। जीत इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि आजमगढ़ की सीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट थी और रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था। आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हारने के बाद सपा के पास अब 3 लोकसभा सीटें ही बची हैं। दोनों सीटों में जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बीजेपी की इस जीत को पुलिस की लाठी की जीत बताया। अगर हमें थोड़ी सी भी इस बात की भनक लग गई होती कि चुनाव ऐसा होगा, गिनती ऐसी होगी, तो हो सकता था हम कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते, वॉकओवर दे देते। दाढ़ियों पर हाथ डाले गए, टोपियों पर हाथ डाले गए, ठोकरों से मारा गया। फोटो छपे हैं ठोकरों से मारते हुए, इंस्पेक्टर साहब ठोकरों से मार रहे हैं। एलानिया कह रहे हैं बस्तियों में जाकर के खबरदार कोई वोट डालने नहीं निकले। लिहाजा पूरी बस्तियां वोट डालने नहीं निकली। अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था, लेकिन 3 साल बाद अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव निरहुआ से हार गए हैं। सवाल शायद ये है कि आजमगढ़ जैसे स्ट्रांग होल्ड में समाजवादी पार्टी की हार कैसे हुई। 2 फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैं, जो यहाँ से एमपी थे, उन्होंने एक बार भी यहाँ कैंपेन नहीं किया और ना रामपुर में किया, और ये शायद एक फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर बहुजन समाज पार्टी का है। मायावती की पार्टी ने यहाँ एक बहुत स्ट्रांग मजबूत कैंडिडेट दिया, शाह आलम उनका नाम है, और वो 2.5 लाख से ऊपर वोट लेके गए हैं। वो शायद समाजवादी पार्टी के वोट्स में उन्होंने सेंध काफ़ी मारी है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, ऐसा लगता है कि वो बंट गया। सपा की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह रहे बसपा के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की जनता ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट दिए, जिससे सपा का खेल खराब हो गया। रामपुर में कभी आजम खान के खास कहे जाने वाले घनश्याम लोधी ने बीजेपी की सवारी कर आजम खान के दूसरे खास आसिम राजा को लगभग 42,000 वोटों से हरा दिया है। हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान ने प्रचार भी किया, लेकिन सब बेकार गया। उत्तर प्रदेश की सियासत विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदल गई। जहां आजमगढ़ में सपा ने सारी सीटें जीती, वहां पर सपा हार गई। रामपुर, जहां पर आजम खान 2019 में 1,10,000 वोटों से लोकसभा जीते थे, वहां पर सपा 42,000 वोटों से हार गई है। कुछ तो है जो बदल रहा है। अब रणनीति बदलनी चाहिए सपा को, या फिर कुछ बड़े परिवर्तन सड़कों पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सपा सोचे। लेकिन विपक्ष कमजोर हो जाए जिस राज्य में, वहां नुकसान जनता का है। सहयोगी अश्विनी मेहरा और तमकीन के साथ रामपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
गृह मंत्रालय से महज 45 किलोमीटर दूर चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे एक हाईटेक क्लब की आड़ में कहीं भारत की जासूसी तो नहीं की जा रही थी। इस बात की जांच अब खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। नेपाल भारत सीमा से मिले एक इनपुट के जरिए ग्रेटर नोएडा में चलाए जा रहे इस क्लब तक पुलिस कैसे पहुंची, मुकेश सिंह सेंगर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली से करीब 44 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव के बाहर कई एकड़ में फैला 70 कमरों वाला ये फार्म हाउस। सीसीटीवी कैमरों से लैस इस फार्म हाउस में चल रहा था तियांग शेंग रियान जेन नाम का एक चाइनीज क्लब। शक है कि इस क्लब के जरिए जासूसी और हनी ट्रैप का एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस ने 12 जून को जब यहां छापेमारी की तो यहां काम करने वाला 15 से 20 लोगों का स्टाफ पहले ही फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने यहां से चीनी सिगरेट, शराब, लिपस्टिक, ऊंची एड़ी के जूते और टेडी बियर बरामद किए। नोएडा पुलिस ने जब यहां पर रेड की तो पाया कि ये फार्म हाउस कई एकड़ में फैला हुआ है और इसमें जो चीनी नागरिक हैं उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ है जिसमें पूरा सामान चाइना से आता है और यहाँ पर जो मेहमान हैं उनको शराब परोसी जाती है। कई लड़कियाँ भी यहाँ पर जो उनका स्टाफ था वो रहती थीं। हालांकि पुलिस के आने के पहले 15 से 20 का जो स्टाफ था वो यहाँ से फरार हो गया। दरअसल 11 जून को एसएसबी ने बिहार नेपाल सीमा से अवैध तरीके से जा रहे 2 चीनी नागरिकों युंग है लुंग और लो लुंग को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि वो 15 दिन तक इसी क्लब में रुके थे। इसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने क्लब में छापा मारा। इस मामले में 13 जून को गुरुग्राम के एक होटल से चीनी नागरिक सुफाई अपनी नागालैंड की रहने वाली गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया। चीनी नागरिक 2019 में बिजनेस वीजा पर भारत आया था। उसके पास से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बना पासपोर्ट बरामद हुआ जिसमें उसका नाम लेखपा शेरपा है। पुलिस के मुताबिक चीनी पासपोर्ट उसने नष्ट कर दिया है। आरोपी ने बताया कि वो बस चाइनीज क्लब का मेंबर था। आरोपी के पास से भारत में 9 चीनी कंपनियों की जानकारी मिली, लेकिन सबके पते फर्जी निकले। आरोपी पूछताछ में काफी ट्रेंड है और हिंदी भी जानता है। आरोपी चीनी नागरिक ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जांच में पता चला कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में 53 लाख रुपए भेजे हैं और कुछ बिटकॉइन भी। पैसा हवाला के जरिए भी आया है। गुरुग्राम हरियाणा से चीनी नागरिक को व उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड कोहिमा की रहने वाली हैं, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक पूछताछ की गई, आवश्यक अभिलेख देखे गए तो यह पता चला कि चीनी नागरिक का जून 2020 में वीजा समाप्त हो चुका है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कई चीनी नागरिकों समेत गुजरात के रवि नटवरलाल ठक्कर नाम के एक शख्स की तलाश की जा रही है। उसने चीन में मेडिकल की पढ़ाई की है। उसके पास चीनी पासपोर्ट है। आरोप है कि उसने ही 2 साल से अधिक समय से चल रहे क्लब के रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस को क्लब से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई महिलाओं का जिक्र है। ग्रेटर नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।